आंतरिक कारक, आंतरिक कारक में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, पर्णहरित, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। और ये तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, क्लोरोफिल की कमी रहेगी। क्लोरोफिल की कमी किसमें होती है? इनको कहते हैं वेरीगेटेड पत्तियां, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ यानी वेरीगेटेड पत्तियां जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिनके अंदर पर्णहरित नहीं होता। तो वेरीगेटेड के साथ इसको बोलते हैं पर्णहरित रहित पर्ण। बहुत अजीब सा नाम है, पर्णहरित रहित पर्ण, वेरीगेटेड लीफ। इंग्लिश में अगर बोले इसको तो इसको कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो ऐसी पत्तियां जिनके अंदर पर्णहरित नहीं होता है, उनके अंदर प्रकाश, आपके स्टार्च, मैं ये कहती हूँ स्टार्च भाई, क्योंकि सीधी बात है प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से होता है? स्टार्च की वजह से। प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए, स्टार्च के निर्माण के लिए। ठीक है, तो स्टार्च की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। स्टार्च क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेटिक नंबर, फोटोसिंथेटिक नंबर, फोटोसिंथेटिक नंबर को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी संख्या। फोटोसिंथेटिक नंबर को क्या कहते हैं हम? प्रकाश संश्लेषी संख्या। ठीक है, फोटोसिंथेटिक नंबर और स्वांगीकरण नंबर यानी कि एसिमिलेशन नंबर, यानी कि स्वांगीकरण संख्या। एसिमिलेशन नंबर यानी कि स्वांगीकरण संख्या और फोटोसिंथेटिक नंबर यानी कि प्रकाश संश्लेषी संख्या, इन दोनों के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया था। इन दोनों के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, हालांकि ये हो नहीं पाया था। कैसे? उन्होंने कहा था कि 1 ग्राम पर्णहरित के द्वारा, 1 ग्राम पर्णहरित के द्वारा जितनी मात्रा में CO2 का अवशोषण किया जाता है या CO2 का मैं कह सकती हूँ स्वांगीकरण किया जाता है या CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, CO2 का अवशोषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी संख्या कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम पर्णहरित पर जितनी मात्रा में 1 ग्राम पर्णहरित CO2 का अवशोषण कर रहा है, तो वो मात्रा क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषी संख्या कहलाती है। और जब उन्होंने ये बात देखी तो उन्होंने देखा कि भिन्न भिन्न प्रजातियों में, विभिन्न प्रजातियों में ये प्रकाश संश्लेषी संख्या, प्रकाश संश्लेषी संख्या क्या होती है? अलग होती है। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये है कि हम पर्णहरित, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस या फिर मैं कहूं CO2 का स्वांगीकरण जो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, इसके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप वही एक के लिए तो बात नहीं करते। हाँ, संबंध क्या होता है? मतलब इसका मतलब ये है कि यानी कि ऐसा आपको बताना है जो सबके लिए लागू हो, एक ऐसी कॉमन चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे तापमान की बात करी, तो तापमान मैंने क्या बता दिया? 25 से 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो सामान्य तौर पर मैंने बात कर दी कि ज्यादातर पादपों में इसी टेम्परेचर पर, किस पर? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। जो हमारे बिल्कुल ही मैं कहती हूँ हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले जो शंकु पादप है या डेजर्ट रेगिस्तान में पाए जाने वाले पादप है, तो ये इनकी बात अलग है। लेकिन जो सामान्य पादप है उन सब में प्रकाश संश्लेषण की दर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छी होती है या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आप किसकी पर्णहरित का संबंध आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर एक का
1 ग्राम पर्णहरित का CO2 को एब्जॉर्ब करना, या मैं कह सकती हूँ 1 ग्राम पर्णहरित का प्रकाश संश्लेषण करना, इसकी दर सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसके बीच का कोई भी संबंध वैज्ञानिक स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पर्णहरित सामान्य तौर पर एक सीमाकारी कारक नहीं है, पर्णहरित सीमाकारी कारक नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पर्णहरित एक सीमाकारी कारक नहीं होता। क्लियर है बच्चों? पर्णहरित सबको समझ आ गया होगा? ठीक है, पर्णहरित के बाद अगली बात है आयु। आंतरिक कारक में आयु, तो जो आयु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयु के लिए पादप अपरिपक्व से अपरिपक्व पर्ण से परिपक्व पर्ण या अपरिपक्व पादप से परिपक्व पादप की ओर जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, लेकिन परिपक्व पर्ण से आगे जाने पर आगे क्या होगा? परिपक्व पर्ण से आगे तो कुछ नहीं होता, क्या होता है? पत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण पर्ण, पत्तियां परिपक्व हो गई, परिपक्व होने के बाद क्या होगा? सीधे गिरेंगी, यही होगा, या तो नष्ट होंगी, गिरेगी, या पतझड़ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि अपरिपक्व से परिपक्व की ओर अगर जा रही है पत्ती तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन अगर परिपक्व से भी आगे की बात करते हैं तो उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होने लगती है? कम होने लगती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये बात होती है किसकी? आयु की। अगली बात करते हैं पर्ण की शारीरिकी। पर्ण की स्पेलिंग आप देख लेना, लिखने का स्पेलिंग से मतलब शारीरिकी सही लिखा है नहीं लिखा। पर्ण की शारीरिकी, पर्ण की शारीरिकी यानी कि कोई लीफ है उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, उसकी संरचना कैसी है? जैसे पत्ती है, अब इसकी संरचना अलग है, एक ये पत्ती है, एक इसकी संरचना अलग है, दोनों की संरचना अलग है। तो बेसिकली क्या रहता है, इसकी संरचना किसको निर्भर करती है? CO2 का स्थिरीकरण, कि वो CO2 को कैसे स्थिरीकरण कर पा रही है। ठीक है, CO2 का विसरण, CO2 का स्थिरीकरण, कैसे CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, CO2 का विसरण, कैसे CO2 विसरित हो रही है। ठीक है, पादप की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में CO2 कैसे विसरित हो रही है, तो CO2 का विसरण। इसके बाद प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का, प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का इस्तेमाल, या मैं ये कह सकती हूँ उनका उपयोग कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें पर्ण की शारीरिकी से प्रभावित होती हैं। CO2 का स्थिरीकरण, CO2 का विसरण, प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का उपयोग, तो ये सारी चीजें किससे प्रभावित होती हैं? ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं पर्ण की शारीरिकी से, और ये सारी चीजें फिर किसको प्रभावित करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर को। तो मैं ये कह सकती हूँ इन सब के प्रभावित होने से फिर क्या प्रभावित होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर। आई बात समझ में? इन सब के प्रभावित होने से क्या प्रभावित होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी? प्रकाश पर्ण की शारीरिकी की। अब बात करते हैं जीव द्रव्य का जलायोजन। जीव द्रव्य का जलायोजन, जलायोजन मतलब हाइड्रेशन। जीव द्रव्य का जलायोजन, जलायोजन का मतलब हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन ऑफ
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य का जलायोजन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि कहने का मतलब ये है कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, उसका कोशिका के अंदर उसका जीव द्रव्य है। तो ये जो जीव द्रव्य है इसका कितना ये हाइड्रेटेड है, जैसे अपन ने पानी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जल का महत्व पढ़ा था, बाहरी कारक में पढ़ा था, सेम चीज है। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर जल की कमी होगी तो कोशिका क्या रहेगी, स्फीत नहीं रहेगी, और कोशिका स्फीत नहीं रहेगी तो एक ऐसी कोशिका जो स्फीत नहीं है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीव द्रव्य का जलायोजन बहुत जरूरी है। ठीक है, वही चीज है, सेम है। वहां पर हमने बाहरी तौर पर भी बात करी थी कि अगर जल की कमी बाहरी वातावरण में हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपसे फिर अगर अंदर में अगर कोशिका में कमी हो जाए तो क्या असर पड़ेगा, वो चीज हमने बात करी थी। तो वही चीज है, जीव द्रव्य का जलायोजन वही चीज होती है। क्लियर बच्चों? चलो, इसके बाद है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का संचयन, यानी कि अगर किसी पादप में, अगर किसी पर्ण में, अगला है आपका, मैं कुछ बच्चे की किताब नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी उत्पादों यानी कि जैसे कि स्टार्च, तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का संचयन, एक्यूमुलेशन। तो कोई अगर पत्ती है, मान लो कोई पर्ण है, अगर इस पर्ण में स्टार्च, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद क्या होते हैं, स्टार्च, अगर स्टार्च एक्यूमुलेट हो गई, अगर स्टार्च भर गई तो क्या उसे प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है, नहीं है। तो अगर किसी पर्ण में स्टार्च की जो मात्रा है, स्टार्च की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, पर्ण का, स्टार्च का प्रकाश संश्लेषण की दर, ये तो बात हो गई किसकी। अब ये बात हो गई यहाँ पर आपके सारे कारक, एक तरह से ये मान लो आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण यहाँ खत्म हो गया। इसके अंदर हमने प्रकाश संश्लेषण के जितने चक्र हैं वो पढ़ लिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं वो पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद फिर एक छोटा सा है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। हालांकि ये कोई पढ़ना जरूरी तो नहीं है, पर क्योंकि आपकी बुक में दिया है, और बॉटनी में जो सबसे ज्यादा मुसीबत आती है, बॉटनी में जो आपकी सबसे ज्यादा मुसीबत आती है वो इस बात की आ जाती है कि जो आपके शुरू में 18 क्वेश्चन जो छोटे आते हैं, 18-20 क्वेश्चन जो छोटे आते हैं, वन वर्ड वाले आते हैं, वो सबसे ज्यादा बच्चों को दुखी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड होता है, उसके लिए आपको पूरी बॉटनी का पूरा एक एक चीज पढ़ना जरूरी होता है, तो इसलिए तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, अगला क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की अगर मैं बात कर रही हूं आपसे, तो इसमें मैं ये कह सकती हूं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में इसके अंदर अपने आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जीवाणु में क्या पाया जाता है, जीवाणु पर्णहरित। फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पर्णहरित पाया जाता है, जीवाणु पर्णहरित। इसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल में पिगमेंट कौन से होते हैं, बैक्टीरियो जीवाणु विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन वर्णक पाया जाता है, जो किसमें करता है, प्रकाश संश्लेषण में इसको मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में पाया जाना, प्रकाश संश्लेषण ये भी क्या है, एक तरह का जैसे नॉर्मल पादप में पाया जाता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो देता है, इलेक्ट्रॉन दाता जो होता है, वो पानी ना होकर क्या होता है, कोई भी अन्य यौगिक होता है। ठीक है, ये बात शायद आप सब जानते हैं, मेरे को बताने की यहाँ जरूरत नहीं है,
बट स्टिल मैं बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है मे बी ऐसे कोई बच्चे हो जिनको नहीं पता हो। तो बैक्टीरिया जीवाणु के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। उसमें पाया जाने वाला जो उसका पर्णहरित होता है वो कहलाता है जीवाणु पर्णहरित, और वर्णक पाया जाता है उसमें बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, इनमें बाकी सारी चीजें सेम है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना स्वयं का भोजन बना लेते हैं, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है जो उच्च पादपों से अलग है वो क्या है कि इनमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है जो अपघटित होकर इलेक्ट्रॉन देगा, हमने देखा था आपका फोटो सिस्टम सेकंड में, जो फोटो सिस्टम सेकंड में देखा था उसमें क्या था अपना H2O था, H2O इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो यहाँ पर पानी नहीं होता है, इसमें कोई अन्य यौगिक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल H2S जो कॉमन है सल्फर बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन दाता कौन होता है H2S। तो इसमें से क्या विमुक्त होगा? सल्फर विमुक्त होगा, ना कि क्या आपका ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ ये हो गए आपके प्रकाश संश्लेषी खत्म, प्रकाश संश्लेषण खत्म। इसके बाद आपके इसमें प्रकाश संश्लेषित जीवाणु दे रखे हैं, तो आप प्लीज वो खुद पढ़िएगा। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, केमिकल वाले बैक्टीरिया, तो वो सब आप खुद पढ़िएगा। अगर आप लोग फिर भी कहेंगे कल मुझे प्लीज बता देना कि अब अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया तो कल करवा दिया जाएगा, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो कल हम इसमें श्वसन शुरू करेंगे, ठीक है ना? आपकी सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर श्वसन, वो हम कल शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।